काल मकरंदजी रात्री मी पुण्यामध्ये होतो तर नाना पाटेकर मला भेटायला रात्री आले होते. आम्ही 3-1 तास रात्री 1 वाजेपर्यंत दोघं गप्पा मारत होतो. मी त्यांना सांगितलं की मकरंद अनासपुरे येणार आहे, त्या कार्यक्रमाला आज मी चाललो आहे. तर नानांनी मला सांगितलं की मी स्वतः गाडी चालवतो. त्यांच्यावर तो मुलगाही होता, त्यांच्यावर असतो तो. आणि म्हणजे नितीन एक जण असा मोबाईलमध्ये त्याने मला ऍक्शन करू असं बोलत होता म्हणे. शेवटी मी गाडी आडवी घातली आणि त्याची गाडी थांबवली आणि गाडीतून उतरून त्याला म्हटलं म्हणे की तुला मरायचं आहे का, असं का करतो तू, गाडी चालवताना मोबाईलवर का बोलतो. आणि म्हणून त्यांनी मला ओळखलं म्हणे, तर माझं चुकलं, मी पुन्हा करणार नाही असं. आणि म्हणून आज आपल्या इथे प्रत्येक जण, नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, कवी, लेखक, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, फिल्म अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, आमदार, खासदार, अधिकारी, या प्रत्येकाला माझं नम्रतापूर्वक आव्हान आहे की आपण यामध्ये प्रत्येक जण काही ना काही करू शकतो. मधुप जी, आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आपने इतनी सुंदर कविताएं की है. एक ये लोगों को, ये जो एक्सीडेंट्स में लोग जाते हैं इसकी जान बचाने के लिए, और एक्सीडेंट ही ना हो इसके लिए जो रोड के रूल्स ऑफ द रोड बनाए गए हैं उसके बारे में आप कोई अच्छी कविता कर सकते हैं ताकि लोगों को उस भावनात्मक कविता से ये प्रेरणा मिलेगी कि ये नहीं करना चाहिए. इन्होंने मां करके कविता लिखी है. ये वैसे हास्य व्यंग्य के कवि है, पर मां करके कविता अगर आप जब सुनेंगे, कोई भी सुनेगा, गरीब हो, धनवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी जात पंथ धर्म भाषा वाला हो, कलाकार हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी व्यक्ति हो, और उसके जीवन में मां का स्थान असाधारण होता है, असाधारण होता है. और जब वो कविता सुनते हैं तो सबके आंखों में अपनी मां को याद आते हुए आंसू आते हैं. अपने अनिल सोले जी ने उनकी इस कविताओं के संग्रह का, उसका शायद मराठी में किया है और वो भी बहुत सुंदर है. जितना मधुप जी ने अच्छा लिखा है, अनिल ने उतनी ही प्रतिभा से उसका भाषांतर भी किया हुआ है. और वो देखते हुए, आपके सुनते हुए आंखों में आंसू आते हैं. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो चीज है इसको सीरियसली लो. और सीरियसली ये आसमानी संकट और नहीं है, ये हमारे कारण संकट है. ये बेवड़ा चाप लोग पीकर जब गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट करते, खुद भी मरते और दूसरे को मारते हैं. यानी हम लोगों को रोकना होगा, लोगों को बताना होगा, सिखाना होगा, समझाना होगा. और इसलिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है. इस बार का कार्यक्रम जब हुआ विज्ञान भवन में, तो मैंने कहा कि मैं समाधानी नहीं हूं, और मैं अभी, हमारी एक रोड सेफ्टी काउंसिल बनी है और अभी उसके ऊपर अध्यक्ष करके हमने एक बहुत अच्छे अधिकारी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी है, उनकी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं. और मैंने कहा सरकारी अधिकारियों को, ये तुम कार्यक्रम मत करो. सरकार मैंने संवेदनशीलता वगैरह बहुत कम रहती है, मतलब ये कार्यक्रम अगले बार से ये रोड सेफ्टी काउंसिल करेगी. और मेरा ऐसा विश्वास है कि हर एमएलए, एमपी, और जैसे विकास महात्मे जी ने अच्छा काम किया है, वैसे अपने अपने इसमें नगर सेवक अगर ये काम करेगा, स्कूल के बच्चों को सिखाने से लेकर, और ये प्रयास अगर तेजी में होगा तो निश्चित रूप से हम लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं. और इसलिए हम लोग ये नेशनल रोड सेफ्टी, पहले वीक था, अब हमने 32वें साल में वीक को बदलकर अब ये 18 जनवरी से 17 फरवरी ये नेशनल रोड सेफ्टी मंथ करके कहा है. और मुझे विश्वास है इसमें काफी लोगों का सहभाग है. अक्षय कुमार जी आए थे, उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज एडवर्टाइजमेंट में कैंपेन चलाई. मैं मकरंद जी को अनुरोध करूंगा कि इस अभियान के लिए जो सेलिब्रिटीज है उसमें आप और हम सब संदेश देंगे तो लोग सुनेंगे. तो आप भी हमें इसमें मदद करिए कि लोगों ने किस प्रकार से हेलमेट पहनना चाहिए, रूल्स ऑफ द रोड का पालन करना चाहिए, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस नहीं जाना चाहिए. इतना देश में है. हमारे देश में, वर्ल्ड में ऐसा देश है कि सबसे आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था.
और एक आदमी 4-4 लाइसेंस लेते थे। हमारे आरटीओ के अधिकारियों की क्षमा मांगकर बताऊंगा कि देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर आरटीओ से मुख्यमंत्री के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस लाकर दे दिया था। हाँ, विलासराव देशमुख के नाम से लाइसेंस लाया उसने। यानी वहां गांधीवादी थे सब, दिशा पैसे मिळाले का मार ठप्पा किसका क्या नहीं, कोई गांधी जी का फोटो दिखा के मारो ठप्पा। तो मुझे ऐसा गांधीवादी थे, मजाक में कह रहा हूं। तो अब मैंने उसको नियम बनाया, अभी ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा नहीं हो सकता। अब तो आप इंटरनेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अभी मोबाइल पे आपके कागज हो सकते हैं। अभी आपने रोका किसी ने, तो मोबाइल पर हमने एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट खोला हुआ है, उस पर जाइए, आपके कागजात दिखा दीजिए। और अब ड्राइविंग लाइसेंस को मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, वर्ल्ड में कहीं भी देश में जाओ। मेरी लड़की अमेरिका में थी, तो वो किताब पढ़ रही थी और अध्ययन कर रही थी, तो मैंने उसको कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? बोले मेरी परीक्षा है। बोले क्या परीक्षा है? बोले मेरी ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा है। और अमेरिका में वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और यहां तो बहुत आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता। कुछ तो भाग्यवान ऐसे है कि बिना ऑफिस में जाके भी लाइसेंस मिल जाता। और ये बिल्कुल एक प्रथा जो है, इसमें हमको गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। और अब मैंने तय किया कि एक आदमी के चलो आधार के साथ जुड़ दिया। अब कोई ड्राइविंग लाइसेंस 4 आए ध्यान में, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, देश में 30% लाइसेंस बोगस निकले। और मैंने सबका लाइसेंस अब कैंसिल करने के लिए बोले, क्योंकि लोग सीरियस नहीं है। तो मैंने कभी कुछ लोगों को कि जब तक तुम्हारे बेटी बेटा जब एक्सीडेंट में नहीं जाएगा, तब तक आप सीरियसली नहीं होगे क्या? यानी मेरा पैर टूट गया, अब मैं बहुत सीरियस हूं। अभी मैं सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता, क्योंकि मैं जब से वो एम्बेसडर ने मुझे चपकाया सरकार के, कोई कहीं भी किसी भी पद पे जाऊंगा मैं सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता और बैठता नहीं उसमें, प्राइवेट गाड़ी में। और वो गाड़ी में कितनी एयर बैग्स है, वो सिक्योरिटी के रहकर ही मैं बैठता। मैं मंत्री बना, मैंने नियम बदल दिए। इकोनॉमिक मॉडल में एयर बैग नहीं थी, तो मैंने हमारे सेक्रेटरी अधिकारी, मुझे क्या गरीब आदमी की जान नहीं है? यानी बड़े गाड़ी बनाएंगे तो उसमें तुम एयर बैग डालोगे, और गरीब आदमी होगा तो उसको एयर बैग नहीं, नथिंग डूइंग। इकोनॉमिक मॉडल में एयर बैग मैंडेटरी कर दी। अब सब छोटे गाड़ियों में एयर बैग आ रही। हमारे ट्रक वाले थे, मैंने कहा एयर कंडीशन बनाओ केबिन। अब मुझे बोला, बहुत सब आए बड़े लोग और मुझे कह रहे कि हम लोग एयर कूल करेंगे, पंखा लगाएंगे। अब मैंने फिर थोड़ा उनको मोहलत दी है, पर क्या 16 साल 17 घंटे चलाने वाला ड्राइवर और 47 और 48 डिग्री पे चलता है, बेचारा कैसे काम करता है, इसकी चिंता कोई नहीं करेगा। मैंने कहा मैंडेटरी एयर कंडीशन केबिन लगाओ, नहीं तो नहीं। अब धीरे धीरे हमने सब ऑटोमोबाइल में, इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। कि पहला इंपॉर्टेंट जो है, ये रोड इंजीनियरिंग। ये आधे लोग मर रहे हैं, इसका कारण तो ये हमारे इंजीनियर्स है। ये अग्रवाल जी बैठे, इनकी क्षमा मांगता हूं। इनके डीपीआर बनाने वाले इतने बोगस और फ्रॉड लोग हैं, और सब जगह पर ऐसे चौक पर कहीं अंडरपास कैंसल, कभी ये कैंसल। ये एनएचआई में बहुत देखा रहा। मैंने कहा अब तुमने एक्सीडेंट हुआ तो पहले देखो कौन पीआरओ है, कौन रीजनल ऑफिसर है, कौन वहां का पीडी है, उसका नाम निकालो, पूछो उसको क्यों मरे लोग। और मैंने अभी करीब 12,000 करोड़ खर्चा करके ब्लैक स्पॉट्स इंप्रूव किए, सब का इंप्रूव किए। कहां? एक तो मुझे दुर्भाग्य लगता है कि कैसे देश चल रहा है कि पुणे से कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, ये बाबा डवरे अपने नागपुर के वो उस कमेटी में सदस्य थे, और तांबे साहब हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष थे, पुलिस ऑफिसर थे, डीजी से लेकर आरटीओ के कलेक्टर। और मैंने कहा पूरे महाराष्ट्र में दौरा करो। ये बाबा डवरे पूरे महाराष्ट्र में घूमे, और मैंने कहा कि ये देखो कि एक्सीडेंट क्यों होता है, क्या कारण है। उसका नाम था अपघात निवारण समिति। तब एक जयसिंहपुर रोड, पुणे कोल्हापुर पर जयसिंहपुर गांव है, वहां जयसिंहपुर बाईपास टेढ़ा था। एक जगह पर 150 लोग मरे थे, 150 लोग, पर किसी ने सुधारा नहीं। जब मेरे ध्यान में आया, अभी वो सुधार गया, अब 150 लोग मरे, उसके बाद अब कोई नहीं मरा।
मैं नागपुर का उदाहरण बताता हूं। दयाशंकर जी, आप एक काम करिए कि नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में जब मैं पालक मंत्री था तो उस समय 80 लाख रुपए देकर नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन से मैंने नागपुर का अपघात मुक्त करने के लिए सब रास्तों को डिजाइन करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की थी। और शायद आपको याद होगा, वो सुरंदा पालकर वगैरह न्यू इंग्लिश कांग्रेस नगर से ट्रस्ट गाते थे, आंदोलन होता था, रोड रास्ते पर लड़के खड़े रहते थे, नागपुर बंद होता था, रिंग रोड नहीं था हमारा, मैं एमएलसी था तब। ये अजनी चौक जहां 5-6 रास्ते आते हैं, राजीव गांधी का पुतला है, हर साल वहां 15 से 20 लोग मरते थे। ये नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वो चौक को डिजाइन किया, रीडिजाइन किया, और तब से कोई मरा नहीं है। यानी ये 15 साल में कम से कम 300 लोगों की जान अजनी चौक में बची है। अगर वो उस समय मैं एक कमेटी अपॉइंट करके अगर वो जान बचाने के लिए वो चौक का डिजाइन नहीं होता तो ये लोग मरते। उस समय हमने 80 चौक डिजाइन अच्छे किए, पर अभी भी प्रॉब्लम है। ये मेडिकल चौक में एक जगह पर 8-8 रास्ते आते हैं। अशोक चौक में कितने रास्ते आते हैं? कामठी रोड में कितने एक्सीडेंटल स्पॉट है, कितने लोग मर रहे थे उसमें। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, और सबसे पहले मैं आज डॉक्टर विकास महात्मे जी का, उनके कमेटी में मोहिते है, राजू वाघ है, और इनका पहले अभिनंदन करूंगा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि नागपुर ग्रामीण में रोड एक्सीडेंट्स जो थे वो -8% कम हुए, और जो मौतें थी वो -1% कम हुई। और नागपुर शहर के एक्सीडेंट डॉक्टर महात्मे जी के नेतृत्व में इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि -23% रोड एक्सीडेंट कम हुए और -16% डेथ कम हुई। उन्होंने, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी, आरटीओ के अधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 52 में से 20 ब्लैक स्पॉट पर जो एक्सीडेंट हुए उनको काम पूरा किया है। यह नागपुर में। हमारे तमिलनाडु की सरकार ने आज वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पूरे तमिलनाडु में 52% एक्सीडेंट कम किए हैं और करीब 54% लोगों की जान बचाई है। देखिए आप कितना बड़ा काम आपने किया। और इसलिए ये जो कमेटी थी, इन्होंने जाकर ब्लैक स्पॉट्स कौन से निकाले, कहां का एक्सीडेंट होते, ये नगर सेवक का काम है, ये एमएलए का काम है, ये सामाजिक संगठनों का काम है कि हमारे यहां कहां एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये कितना, ये राजू वाघ और ये मोहिते, वो खड़ा रह दो, ये दोनों इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अब राजू वाघ ने, वो जो हमारे मोहन जावड़ेकर थे जिनका डेथ हो गया, तो उसने रास्ते अपघातों में आपत्ति व्यवस्थापन केंद्र खोला, अपघातग्रस्त के जान बचाने का काम करता है, सामने आ। और इन्होंने अभी मोहन जावड़ेकर स्मृति पुरस्कार भी उनको मिला है, और अभी 8000 जख्मी लोगों को इसने मदद की है, 8000, और 500 लोगों के प्राण इसने बचाए। एक राजू वाघ अगर 500 लोगों के प्राण बचा सकता है, तो नागपुर में आप इतने लोग बैठे हुए अगर इसके जैसा तय करेंगे तो नागपुर में एक भी आदमी नहीं मरेगा। तो मैं आपको, यही मोहिते ने भी इतना ही अच्छा काम किया, उसने अपघात न्यायालय के लिए संघर्ष किया। और इसलिए पीडब्ल्यूडी, नागपुर महानगर पालिका और नेशनल हाईवे, दयाशंकर जी आप भी इसमें, महात्मे जी को मैंने अधिकार दिए हैं, आप इनके साथ बैठो और आपके इंजीनियर से सब जगह पर एक्सीडेंट्स होने वाले स्पॉट, पुलिस कमिश्नर से और एसपी से और जिला परिषद अध्यक्षों को भी महात्मे जी बुलाइए, नगर सेवक एमएलए को बुलाइए, उनके एरिया में, वार्ड में कहां है वो इंस्पेक्ट करिए। और महानगर पालिका होगी, एनआईटी होगी, स्टेट पीडब्ल्यूडी होगी, जिला परिषद होगी, स्टेट पीडब्ल्यूडी के बाद नेशनल हाईवे होगी, इनको सबको नोटिस दीजिए और सुधारने के लिए बोलिए। और इन्होंने अगर 1-2 महीने में नहीं सुधार दिया तो दंडा लगाने के लिए मेरे पास दीजिए, मैं अच्छा उपयोग करूंगा दंडे का। ताकि मैं आपसे यह आह्वान करूंगा कि आपने अच्छा काम किया, पर क्या आपके साथ जो कमेटी बनी हुई है, हम सब लोग मिलकर,
क्या नागपुर को अपघात मुक्त कर सकते हैं? क्या नागपुर में रोड में एक भी आदमी नहीं मरेगा, ऐसा 1 साल का रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं? हो सकता है। मैं अनेक देशों में, स्वीडन में गया था, स्वीडन ने यह कम करते करते 0 पे लाया है। मैं जब विदेशों में जाता हूं तो लोग मुझे जैसे वो अंबाझरी में प्राणी रखे हुए ऐसा मेरे तरफ देखते हैं कि ये कौन से देश का आया है कि जहां लोग ऐसे मर रहे हैं और इसको कुछ नहीं लग रहा है। वर्ल्ड में सबसे 11% केवल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 12% हिंदुस्तान में होते हैं, 1.5 लाख लोग मरते हैं। तो इसके पहले रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना होगा। इसके लिए आप जिले में और शहर में बिल्कुल काम करिए। दूसरी बात, रोड इंजीनियरिंग के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, वो मेरे पास दीजिए, मैं भिड़ा हूं उसके ऊपर। मैंने सब ये टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा जितने हैं इनके सबके एमडी को बुलाकर पूरा बताया। मैं सुनता ही नहीं किसी की, और सबको डरे हुए रहते। मैंने बोला आज क्या बोल रहे साहब, और ये करना पड़ता आपको। तो मैंने रोड इंजीनियरिंग में, मेट्रो में इतना सुधार कर दिया है कि अब उसमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट काम, जैसे हमारे जन आक्रोश ने काम किया कि उन्होंने बच्चों को, 2 अधिकारी है क्या वो मुझे मालूम नहीं, दोनों है यहाँ, एक इंडियन ऑयल के थे और हमारे डॉक्टर करंदीकर के पिताजी थे। आए क्या कार्यक्रम में? हाँ, ये खड़े रहे, ये डॉक्टर करंदीकर जी है और दूसरे एक इनके जन आक्रोश के साथ इंडियन ऑयल के अधिकारी है। ये 2 बड़े बड़े अधिकारी है। ये निशुल्क, ये दोनों, आपला नाव काय साहेब? आपण ऑइल, इंडियन ऑइल मध्ये होते ना, रमेश सहारे, भारत पेट्रोलियम के क्लास 1 बड़े ऑफिसर थे। ये अब बच्चों के स्कूल में जाकर उनको पढ़ाने का काम करते हैं, रोड सेफ्टी। मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड आरटीओ अधिकारी, रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को कहूंगा कि उनके अनुभव का और प्रतिभा का उपयोग करके ये जन आक्रोश ने एक छोटा सिलेबस तैयार किया है, और उसके आधार पर स्कूल में जाइए और लोगों को पढ़ाइए कि ये इंपॉर्टेंस क्या है, कि रोड सेफ्टी के लिए रूल्स ऑफ द रोड को पालन करना क्यों आवश्यक है। हम कभी रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करेंगे, और इसका महत्व बताने के लिए इन्होंने अपना जीवन दिया है। अब ऐसे लोगों की संख्या और बढ़ेगी तो नागपुर होगा। दूसरा, इन्फोर्समेंट। अब थोड़ा सा रहा है उसमें, मैं भी कर नहीं पाया, पर मेरे मन में है ये कानून करना कि रोड में किसी ने ट्रक खड़ी की, बस खड़ी की और गाड़ी खड़ी की तो कोई भी, अब हमारे देश में तो ऐसे खाली और उचक के लोगों की कम नहीं है, उनको भी काम मिलेगा कि वो मोबाइल पर फोटो निकालेगा कि रोड पर कहां खड़ा है और भेज देगा, और जो फाइन लगेगा उसके ऊपर आधा फोटो निकालने वाले के पैसे और आधे सरकार को, ताकि पूरों को भिड़ा दो। जो भी कहीं भी गाड़ी खरीदते हैं, वो जैसे अक्षय कुमार की एडवर्टाइजमेंट दिखाई कि नहीं मुझे मालूम नहीं, यहां दिखाई, तो वो बोलता है लोकमान्य तिलक मार्ग पर एक जाता है और रास्ता क्रॉस करता है वन वे, और उसको ट्रैफिक इसको रूल को वायलेट करता है, तो जाता, अरे नमस्कार, आप तो तिलक जी के पुत्र या उनके नाती लगते हो। बोले नहीं, मैं नहीं हूं, मेरा नाम ऐसा ऐसा है। तो बोले ये रोड लोकमान्य तिलक जी के नाम पर है, मुझे लगा आप उनके नाती हो। बोले क्यों? बोले तुम पूरी तरह से रॉन्ग साइड जा रहे हो और नियम को तोड़ रहे हो, तुम्हारे बाप का रोड है क्या, तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? वो अक्षय कुमार उसको पूछते हैं। तो ये इसीलिए आवश्यक है कि ये जो कहीं भी घुसना है, स्कूटर वाले सबसे कहीं भी घुसते हैं, रेड सिग्नल हुआ उधर से घुसे, इधर घुसे, मरने वाले सबसे ज्यादा स्कूटर वाले, 2 व्हीलर वाले। और ये सब बच्चे हैं, कॉलेज के लड़के हैं, इनको समझाना होगा, लड़के लड़कियों को 10वीं 12वीं को, ये मत करो, जान जाएगी, पूरा परिवार बर्बाद होगा। मेरे एक रिश्तेदार है, बहुत बड़े अधिकारी थे पूना में, उनकी यंग लड़की आर्किटेक्ट थी, शादी तय हुई थी, और शादी के 25 दिन पहले स्कूटर पर पूना में डैश मार गई, पूरी खत्म हो गई। क्या उस परिवार पर बीता होगा? ऐसी घटनाएं कुछ कम नहीं है। तो पहली बात, एजुकेशन के लिए आप सहयोग करें। इन्फोर्समेंट का काम पुलिस का है, अब सब जगह कैमरे लग रहे हैं, उसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। और उसमें से दूसरा काम, आखिर का जो मुद्दा, इमरजेंसी, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी,
अब पहले सुप्रीम कोर्ट के बाद मैं भी उसमें, हम भी गए थे, हम भी थे उसमें भारत सरकार की ओर से। अब नियम बन गया है कि इसके बाद रोड पे एक्सीडेंट करने के बाद आपने अगर किसी को मदद की तो पुलिस वाले आपको सवाल जवाब नहीं करेंगे, आपको हरास नहीं करेंगे, आपको तकलीफ नहीं देंगे। इसका नोटिफिकेशन निकाला गया। अभी रोड पर एक्सीडेंट हो गया, वो बिल्कुल उसको मदद की आवश्यकता है, लोग देखते और चले जाते हैं, बोलते कहीं मेरे ऊपर आफत आ जाएगी, मुझे पुलिस वाले तकलीफ देंगे। ऐसा मत करिए। आज अगर एक्सीडेंट दिखता है तो उतर जाइए, अपने गाड़ी में उसको रखिए और उसको लेकर जाइए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से ये काम जनता से, सामाजिक संगठनों से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, एनजीओ, सामाजिक संगठन, एमएलए, एमपी, नगर सेवक, कारपोरेशन, एनआईटी और सब प्रकार के लोग मिलकर अब एक ही कार्यक्रम इस बार हुआ। अब इस साल जाने दो, क्योंकि हमने रोड सेफ्टी काउंसिल नहीं बना पाई। महात्मा साहब अगले बार नागपुर शहर और जिले में कम से कम इन सब संगठनों को, अब मैं इसमें पैसे भी है, मैं 5 लाख रुपए तक हर कार्यक्रम को पैसे की मदद भी कर सकता हूं। तो अब ये कार्यक्रम करने वाले लोग जो प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे उनको मदद करेंगे। अब इसको एक नहीं 100 कार्यक्रम नागपुर शहर में, जिले में आप उसको सर्टिफाई करिए, मैं उनको आर्थिक मदद डिपार्टमेंट से करूंगा ताकि हम लोगों तक पहुंच सके। और एक मोहित है और दूसरा राजू वाघ, क्या नागपुर में 2 ही है क्या? बाकी नगर सेवक क्या कर रहे हैं, बाकी एमएलए क्या कर रहे हैं? मेरे को लोग पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो? ये सब इतने बड़े हमारे प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, ये सब समाज में सब इतने सेवाभावी व्रती लोग हैं, धार्मिक संगठन है, सबको काम में लगाइए। और इसके लिए मैं महात्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि 66 में से 31 ब्लैक स्पॉट्स उन्होंने सुधार किए। मैं उस कमेटी का अध्यक्ष हूं, मेरे पास समय की कमी है, पर फिर भी उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट का मैंने कल ही आपको बताया, बहुत ही दुखी रिपोर्ट है। मैं जाकर अभी तुरंत दिल्ली में सेक्रेटरी के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ, वर्ल्ड बैंक के लोगों के साथ और जो एनजीओ है उनका रिपोर्ट वालों के साथ मीटिंग करूंगा। ये फिटनेस का स्क्रैपिंग पॉलिसी कोई आपको नुकसानदायी नहीं है, यानी आपकी गाड़ी अगर फिटनेस नहीं होगी तो आपके जान की रक्षा करने के लिए आपने तो पहले मुझे याद है क्योंकि मैं इसमें गया हूं। हाँ, मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का और किसी के पास स्कूटर नहीं रहती थी, शायद दयाशंकर जी को याद है कि नहीं मालूम नहीं मुझे। एक हरी रेड्डी करके हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में था, उसने पहली बार एक विजय सुपर स्कूटर ली थी। वो AK गांधी के पास उसकी एजेंसी थी और धनतोली में हमारा कार्यालय था। तो अनिल सोले को याद होगा। तो मैं उस समय स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा था। अब पैसे नहीं, ना गाड़ी हायर करने के लिए पैसे, ना डीजल डालने के लिए पैसे, चिवड़ा खाते थे, आलू बोंडा खाते थे और घूमते थे, क्योंकि कोई हमारी हालत, आज तो सैल्यूट मारते पुलिस वाले, तब हमको कैसे डालते थे क्योंकि हम आंदोलन करते थे। तो मुझे याद है कि वो स्कूटर पर मैं सामने बैठता था और 3 लोग पीछे बैठते थे और जो चौथा स्टेपनी पे बैठता था उसको ए साले वो नंबर प्लेट पे हाथ रख तू बराबर। और सर को पता होगा, वैरायटी चौक से गाड़ी झूं करके पुलिस वाला शिट्टी मारता था पर उसका पीछे में हाथ रखता था तो गाड़ी चली, तो उसको नंबर नोटिंग नहीं होता। तो ये मैंने अनुभव किया था। मेरी उम्र उस समय 22-23 साल की होगी। अब हमको पता ही नहीं था, धुंध थे। तो एक दिन AK गांधी ने, हमारी गाड़ी बंद पड़ी थी तो दूर से देखा और मुझे बुलाया कि मेरे ये दुकान में, शोरूम में एक चाय पीने के लिए आओ। तो हमको लगा कि साला ये स्कूटर भी है, इसकी एजेंसी है, शायद सुधारने के लिए काम में आएगा, फुकट में कुछ मदद करेगा। हम गए तो बोला, हाथ जोड़कर मुझे कहा कि देखो नाम वगैरह मालूम, बोला मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम्हारी स्कूटर लेकर तुम मेरे शोरूम के सामने एक पीछे धक्का मारता है और वो दौड़ते हुए तुम आगे बैठते हो और ये तो मेरा ब्रांड की बदनामी क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी स्कूटर को फ्री ऑफ चार्ज सुधार दूंगा, स्पेयर पार्ट भी लगा दूंगा, पर इसके ब्रांड को आप बदनाम मत करिए, धक्के मत मारिए बोले। अब वो नौबत थी उस समय और हमारी भी उस समय कॉलेज के दिन थे। खैर वो दिन जो कुछ हुआ हमें भी ध्यान में नहीं आया,
पर हमारे ध्यान में किसी ने लाके नहीं दिया। हमारी जान कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आइंदा आपके द्वारा ये आप जरूर करिए, यही मैं कहूंगा। अगले बार इस सब काम के लिए जो अलग लोग नागपुर में आप सब लोग काम कर रहे हैं, उनके सबको मैं इनके काम में सहयोग के लिए उनका अभिनंदन करूंगा। NHI, PWD, RTO, पुलिस डिपार्टमेंट, जन आक्रोश, चंद्रशेखर मोहिते, राजू वाघ, ऐश्वर्य बहुउद्देशीय संस्था, MST ड्राइविंग स्कूल, वाहन विक्रेता, PUC सेंटर, JCI नागपुर, मेडिको, लॉयर्स क्लब, भाजपा वैद्यकीय आघाड़ी और जितने नाम कुछ मेरे पास सब नहीं है। पर महात्मा जी एक करिए कि सब काम करने वाले लोगों की एक लिस्ट मुझे दीजिए और उनको सबको मैं अपने पत्र से अभिनंदन और धन्यवाद उनके पास भेजूंगा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इस काम के लिए आप और एक्टिवली रहिए। एक 2 मिनट केवल आज एक अच्छी बात हो रही उसके बारे में भी बोलूंगा और वो हमारे रोड सेफ्टी के लिए उपयोग में होगा। मेरी एक कल्पना थी जब ये सभागृह बना, इसकी मालक नागपुर महानगर पालिका नहीं है, ना इसका अधिकार दयाशंकर जी को है ना मुझे है। इस सभागृह के मालिक कोई है तो मेरे सामने बैठी हुई नागपुर की जनता है और मेरी इच्छा है कि यह सभागृह का उपयोग आप सबको होना चाहिए। तो आज एक बहुत अच्छा मेरे मन में था, उस सपना पूरा हुआ है। जो खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की हमारी समिति है, यहां हमने कार्यक्रम किए, बाद में वहां बाहर हुए, हजारों लाखों लोग आए, हेमा मालिनी से लेकर अपने अनेक कलाकार आए, बड़े बड़े लोग आए, श्री रविशंकर जी आए और आपने उसका आनंद लिया। पर अब यहां आज एक स्क्रीन लग रहा है बड़ा, उधर प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये स्क्रीन का उपयोग ऐसा होगा कि मैंने 2 फिल्में अभी तैयार करने के लिए बोली है। पहली फिल्म है 1 एकड़ में 100 टन से ऊपर गन्ना कैसे मिलाना, तो किसान को 1.5 लाख रुपए एकड़ फायदा होगा। तो वो फिल्म तैयार हुई है। यहां इसे 2200 चेयर है, 2200 किसान डायरी और पेन लेके बैठेंगे। ये स्क्रीन नीचे आएगा और गन्ना लगाने से देखल जैसे तुम खेत में हो, कहां खाद डाला, कैसे पानी छोड़ा, क्या करना, ऐसा पूरा 1 घंटा उनको पढ़ाया जाएगा। बाद में किसान घर में जाएंगे और उसका काम करेंगे और अपने एकड़ में 100 टन से ज्यादा गन्ना निकाल पाएंगे। फिर दूसरी मैंने फिल्म तैयार करने के लिए वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कहा। वो ये कहा कि हमारे गाय 2 लीटर दूध देती है, तो 2 लीटर दूध देने में अभी वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन हुआ। तो वो रिवॉल्यूशन ये हुआ कि हमारे यहां गिर गाय की जो गाय थी वो ब्राजील गई और वो 62 लीटर दूध देती है। तो उस गाय का वीर्य सीमेंस हमने इंडिया में लाया और उसे टेस्ट ट्यूब बेबी होती ना, तो उसका सीमेंस यहां इंजेक्ट करके गोरी बनी। और आज हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है, बीच में मैंने लेबोरेटरी का उद्घाटन किया वेटरनरी यूनिवर्सिटी में, सुनील केदार और मैं दोनों थे। वो लेबोरेटरी यहां तैयार हुई है। अब इसके बाद बेटी बचाओ अभियान जैसा हमारा अभियान है। अब भैंस को रेड़ा नहीं होगा, भैंस को भैंसी होगी और गाय को गोरी होगी। तो 100% यही वो टेक्नोलॉजी लाई है। और यहां पर रुके नहीं है, अब हमने दिवे साहब के यहां, अरवी के पास उनका गांव है, उनके पास 5 गोरी और 5 गोरे तैयार किए और वो 2 लीटर की गाय थी, उसका गर्भ बदल दिया, ट्रांसप्लांट किया और अब वो उसके बाद 2 लीटर के बजाय आने वाली गोरी होगी 20 लीटर 25 लीटर की। जब 25 लीटर दूध मिलेगा तो काय के लिए कोई गाय बेचेगा? पूरे गांव समृद्ध संपन्न होंगे। ये भी किसानों में काम कर रहे। कल मैंने नाना को ये बात बताई। तो अब ये इसका पूरा वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फिल्म बनाओ और ये पूरे किसान ऐसे 2200 बैठेंगे और हर किसान को समझाया जाएगा कि तुम्हारी जो 2 लीटर वाली गाय है वो तुम 25 लीटर वाली करने के लिए ये करो। और इसका अभियान शुरू होगा। अब गिरिराज जो मंत्री है अपने दुग्ध विकास के भारत सरकार के, मैंने उनको कहा 10,000 वेटरनरी क्लिनिक खोलना है और हर गांव में जैसे हार्ट का ऑपरेशन होता है वैसे हर गांव में ये गाय का ऑपरेशन होगा और हर में जो जर्सी गाय है वो भी 3 इसमें देशी बन जाएगी। अब यार रुका नहीं। फिर तीसरी फिल्म मैंने हमारे इसको कहा, वो जयपुर में भेजा है, गोबर से पेंट तैयार किया है
ऑयल पेंट और डिस्टेम्पर। ये कोई आपको उपकार नहीं चाहिए, ये मार्केट में जितने नेरोलैक, एशियन पेंट और जो कुछ है इनसे अच्छा है। मैंने अपने रूम में लगाया है। मैं आप सबको कहता हूं ये पेंट यूज करो, अभी तो वेटिंग लिस्ट है उसकी, और 550 रुपए लीटर का पेंट 250 रुपए लीटर है। और मेरा सपना है कि हर गांव में एक पेंट की फैक्ट्री लगे 15 लाख रुपए की। अब वो जो गोबर है उसको 5 रुपए किलो भाव मिलेगा। अब जैसे मेरे घर पर 25 जानवर है, गाय है, बैल है, भैंस है, तो मैं समझ लो कि मेरे घर में कम से कम इससे 300 किलो अगर गोबर रोज मिलेगा तो मुझे 1500 रुपए रोज गोबर से मिलेगा। 1500 रुपए रोज अगर गोबर का मिलेगा तो 30 दिन में कितने हो गए? 45,000 रुपए। जिसके पास 2-3 गाय, वो भी 8-10 हजार रुपए गोबर और गोमूत्र से बनेगा, तो कौन गरीब रहेगा? सबको रोजी रोटी मिल जाएगी। तो 5 रुपए किलो गोबर लेने का एक नया मामला है। तो वो जो फिल्म है, मैं हमारे वो यहाँ के कौस्तुभ ने सबको जयपुर भेजा, वहां ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है और जून तक बुकिंग हो गया है। अब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं खादी ग्रामोद्योग से कि यहाँ 2200 लोग किसान, गांव के सरपंच बैठेंगे और फिर वो गोबर से पेंट तैयार करने वाली पूरी इंडस्ट्री यहाँ खड़ी होगी, वो स्क्रीन पर दिखेगी और बाद में सब लोग अपने गांव में उसका उद्योग शुरू करेंगे। अब हमने यहाँ तय किया है मकरन जी की, जैसे हमारे यहाँ, मैंने आमिर खान जी को कहा था, उनका नहीं जमा आज, तारे जमीन पर एक पिक्चर था, आपने देखा होगा आमिर खान जी का, तो वो टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका शो, इसके बाद खासदार सांस्कृतिक महोत्सव को मैंने जिम्मेदारी दी है कि यहां दिन भर शो चलेंगे, 3-4 शो दिन भर में, और उसमें कभी विद्यार्थियों के लिए, कभी किसानों के लिए। विद्यार्थियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज होगा, तानाजी होगा, बाबा साहेब अंबेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, कभी रामायण की सीरियल दिखेगी, कभी चाणक्य की सीरियल देखेंगे। तो हमारे बच्चों को फ्री ऑफ चार्ज एयर कंडीशन में बैठकर ये सब देखने की सुविधा इतने बड़े स्क्रीन पर। अब जब आज आप देखोगे कि वो स्क्रीन पर देखने का आनंद क्या है, और ये फुकट में नहीं देंगे, पर क्योंकि फुकट में दे सकते हैं, पर फुकट में देने के बाद लोगों का उसका महत्व नहीं होता। तो मैं भाई 1 रुपए तो भी लो लोगों से, कुछ ना कुछ लेंगे, 1 रुपए लेंगे, लगे तो उसके बाद उसको 1 रुपए में चाय भी देंगे ऊपर में, पर फुकट में नहीं। फुकट में देने से लोगों को लगता है कि गडकरी के पास बहुत हराम का माल है, इसलिए लुटा रहा है, सारे अपन भी ले लो। ये मैंने बीजेपी में देखा है कि ये पैसे मिलते थे चुनाव में, इधर उधर भीख मांगते हुए लाते, कर्जा निकाल के लाते, सन वहां आ गए पैसे, लगाओ साले, चलो धाबे पे रात को। तो ये लफड़ा लोचा फुकट का नहीं। तो मैंने कहा ये हर आदमी को पैसे का महत्व समझना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इसकी रचना करेंगे, कभी महिलाओं के लिए, कभी किसानों के लिए, कभी मजदूरों के लिए, कभी युवाओं के लिए, कभी विद्यार्थियों के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टेक्निक यूज करके प्रशिक्षण देने वाला ये हॉल एक शाला बनेगी। और दयाशंकर जी है, तो जब नागपुर महानगर पालिका उपक्रम के साथ जुड़ जाएगी तो किराया नहीं लगेगा, नहीं तो नागपुर महानगर पालिका के बच्चों को पहले सबको हम ये पिक्चर दिखाएंगे। और इसलिए खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की तरफ से मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले अतुल शिरोडकर जी को, मैं उनका भी सत्कार करूंगा। और उनके जो कंपनी है, क्या नाम उनका अतुल? यूएफओ आए कोई? अच्छा, यूएफओ करके कंपनी है, उन्होंने हमको फ्री ऑफ चार्ज डोनेशन में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव को दिया, और हमने डोनेशन में ये नागपुर महानगर पालिका को दिया है। इसका मालिक अब नागपुर महानगर पालिका होगी। केवल खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की तरफ इसका मेंटेनेंस वगैरह देखो, ये तो महानगर पालिका में चलती गाड़ी भी बंगार में चली जाती है कहीं, तो आप ध्यान में रखो कि ये इसका ठीक इस्तेमाल हो। तो दयाशंकर जी और बाकी लोग उसमें देखेंगे। तो इसमें सांस्कृतिक महोत्सव भी कोविड के कारण हम कर नहीं सके। तो मेरा आपसे सुझाव है कि जैसे गुलाम अली का गाना है, तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं क्या, एक दिन गुलाम अली की पूरी ये लगाकर, एक कोई कार्यक्रम हुआ होगा, वो पूरा कार्यक्रम लोग यहां से देखेंगे पूरा स्क्रीन पर, जैसे स्टेज पर से भी अच्छा लगेगा। वो इतनी टेक्नोलॉजी बदली है, तो बेचारे गरीब लोग उसका आनंद ले सकेंगे। तो इस बार ये स्क्रीन का उपयोग करके
सांस्कृतिक महोत्सव बना सकते क्या, आप जरूर देखिए। और बहुत खुशी की बात है कि मेरा एक बहुत दिनों का ड्रीम था, आज पूरा हुआ है। और मकरंद अनासपुरे जी इसके लिए आए हैं, और एक कलाकार के हाथ से खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की समिति के लोग भी है, जयप्रकाश जी है, राजेश बागड़ी है, अनिल सोले है, सुलेखा ताई है, हमारे मधु पांडे जी है, सभी आए। और इसका उपयोग अब कैसा करें, एजुकेशन के लिए, मनोरंजन के लिए, किसानों के प्रशिक्षण के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग होगा। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये प्यारे खान जी बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इन्होंने बहुत गरीब व्यक्ति थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, अब ये 2000 ट्रक के मालिक है, 2000 की ज्यादा है, 2000 ट्रक के मालिक है, हिंदुस्तान के अच्छे ट्रांसपोर्टर है। और किसी ने बोला नहीं, इन्होंने नागपुर शहर में पूरे रोड सेफ्टी के कैंपेन में सब जगह बोर्ड लगा के दिए, मैंने कभी बोला नहीं था उनको, खुद होके इन्होंने लगाए, जिसके लिए कुछ लाखों रुपए खर्चा किए होंगे। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो निरपेक्ष भाव से इस कॉज को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो मैं उनका भी अभिनंदन करूंगा। और अब ये जो कार्य है, ये एक छोटी सी ज्वाला प्रज्वलित हुई है, अब उसको एक बहुत बड़े इसमें ले जाने का काम आपको करना है। आप आगे इसको ले जाइए, और नागपुर में हम आने वाले समय में ऐसा नागपुर बनाएंगे, नागपुर शहर और जिला, कि जहां एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, एक भी आदमी के हाथ पैर नहीं टूटेंगे, और ऐसा सुंदर, स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और अपघात मुक्त नागपुर करने के लिए हमारे महापौर दयाशंकर तिवारी जी के नेतृत्व में हम सब उनके पीछे खड़े रहेंगे, और उनके नेतृत्व में ये पब्लिक कैंपेन करके वो बड़े प्रमाण पर इसको करे, ये उनसे अनुरोध करता हूं। नगर सेवक, एमएलए, सामाजिक संगठन, एनजीओज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, पत्रकार और सब आप जैसे सामाजिक संगठन के लोग जोरों में काम करिए, और आप सबके सहयोग से ये सपना पूरा होगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नितीनजी। गेल्या वर्षी अमेरिकेत मला एक अमेरिकन माणूस भेटला आणि तो मला म्हणाला की आय लव्ह इंडियन करी. I said, which curry specifically you are talking about? Because we have several curries. So he said, I like gad curry. मित्रांनो, माणसाचं कलाकार असणं जेवढं श्रेष्ठ असतं, त्याहून महत्वाचं असतं कलाकाराचं माणूस होणं. मकरंद अनासपुरे एक चांगला कलाकार की एक चांगला माणूस, या प्रश्नाचं कदाचित उत्तरच देता येणार नाही. पण रुपेरी चंदेरी दुनियेतला आपला आपलासा वाटणारा हा माणूस म्हणजे सिने अभिनेता मकरंद अनासपुरे आपल्या पुढे येत आहेत. मकरंद अनासपुरे. राम राम. मंचावर उपस्थित आदरणीय नितिनजी गडकरी साहेब, माननीय श्री विकास महात्मे जी, श्री दयाशंकर तिवारी जी, प्रवीण दटके साहेब, कृष्णा खोपडे साहेब, टेकचंद सावरकर साहेब, इतर सर्व मान्यवर आणि बंधू भगिनींनो, तसा कार्यक्रमाला थोडासा वेळ झालाय म्हणून मनोगत थोडक्यात उरकण्याचा प्रयत्न करतो. साधारण 10-12 वर्षापूर्वी मी आणि संतोष पवार नावाचे एक अभिनेता, आम्ही दोघे मिळून ऑस्ट्रेलियात गेलो होतो, सिडनीला, महाराष्ट्र मंडळासाठीचा सांस्कृतिक कार्यक्रम करायला. मग आम्ही उतरलो, आम्हाला घ्यायला एक गृहस्थ आले होते मंडळाचे. मग त्यांच्याबरोबर गाडीत बसलो आणि एअरपोर्टच्या बाहेर गाडी चालली. जरा वेळाने मी संतोषला म्हणलं, यार मला फार अनइझी व्हायला लागले रे संत्या, एकही खड्डा नाही लागला म्हणलं, अजून सरळ गाडी चालली, मला भीती, असं मळमळ व्हायला लागली मला. ते
जे ड्राईव्ह करत होते गृहस्थ ते म्हणाले, हे रस्ते कोणी बांधलेत तुम्हाला माहिती आहे का? म्हणलं नाही बा. ते म्हणले मीच बांधलेत. त्यांचं नाव विजय जोशी. सचिन तेंडुलकरांना ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया असा मानाचा बहुमान ऑस्ट्रेलियाचा मिळाला, त्याच्या अगोदर 6 महिने विजय जोशींना मिळाला होता. ऑस्ट्रेलियातले खूप चांगले रस्ते त्यांनी बांधले. तर आता कलावंत म्हणल्यावर एक अंगभूत आगाऊपणा असतोच अंगात. तर मी म्हटलं मग आपल्या भारतात का नाहीत बांधत तुम्ही भारतीय असून? तर ते म्हणले भारतात रस्ते इंजिनियर नाहीत बांधत, राजकारणी बांधतात. मग त्यांनी एक प्रसंग सांगितला, तो इथे सांगण्यासारखा नाही, समजून घ्या. आता गडकरी साहेब असते तर मोकळेपणाने सांगूनही टाकला असतं त्यांनी. तर मला फार गंमत वाटली. म्हणलं परदेशात जाऊन ह्यांना इतके चांगले रस्ते. बरं आम्ही टोल क्रॉस केला तर तिथे माणसं नाहीत आपल्यासारखे, हात बाहेर काढा, ते द्या, मग ते पावती घ्या, असली काही भानगड नाही. सरळ गेलो आम्ही आणि म्हणलं ते टोल भरला? हो आपण भरला. तर गाडी ते कार्ड होतं त्याच्यावरची लाईट ग्रीन झाली, ते म्हणले भरला. मग ते कार्ड पुण्याच्या इन्फोसिसमध्ये बनतं हे त्यांनी सांगितलं. ते मशीन जे आहे टोलचं ते बेंगलोरमध्ये बनतं हेही सांगितलं. म्हटलं आयला काय भानगड आहे बाबा, देशाबाहेरच सगळी प्रगती आहे, आपल्याकडं का नाही? असा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडला. पण गेल्या 10 वर्षामध्ये भारतातल्या रस्त्यांची परिस्थिती पाहिली की खूप आनंद होतोय. कारण मी आता बऱ्याच ठिकाणी हिंडलो, अगदी केदारनाथ बद्रीनाथापासून नैनितालपर्यंत सगळीकडे रस्त्यांची मोठी मोठी कामं चालू आहेत. आणि म्हणून गडकरी साहेबांबद्दलचा जो आदर आहे तो आणखी दुणावला. आणि मी म्हणलं की अशी व्हिजनरी राजकीय नेते ह्या देशाला मिळणं ही या देशाची महत्वाची गरज आहे. आता हे अभियान रस्ता सुरक्षेचं आपण महिनाभर चालवतोय, तर मला असं वाटतं की हे समाजाची 2 बाजू असतात. म्हणजे जसं नाण्याला 2 बाजू असतात तसंच आहे. एक समंजस बाजू असते आणि एक असमंजस असते. तर समंजस बाजूसाठी महिनाभर हे असं सुरक्षा अभियान चालवावं आणि उरलेले 11 महिने असमंजसांसाठी कठोर कायदे चालवावेत असं मला फार मनापासून वाटतं. कायद्याचं बोला नावाच्या एका सिनेमात माझं एक महत्वाचं वाक्य होतं, शिकलेल्यांना सुशिक्षित करण्याची गरज असणं ही या देशाची खरी समस्या आहे. म्हणजे जी माणसं नीटनेटकेपणाने वागतात ती असतातच, पण एक दुसरा वर्ग असतो ज्यांना नीटनेटकं वागायचंच नाहीये, काही तुम्ही सांगा. म्हणजे पॅन्डेमिक मध्ये, लॉकडाऊन मध्ये बाहेर पडायचं नाही हा नियम असूनही उगाच काय चाललंय हे बघायला बरेच जण बाईक घेऊन बाहेर जायचे. पोलिसांचा मारही खाल्ला त्यांनी, पण त्यांना फक्त बघायचं होतं. आणि असा एक वर्ग या रहदारीमध्ये सातत्याने आढळतो. म्हणजे फुटाळ्याच्या कवायती रस्त्यात कशाला करायला पाहिजेत, पण एक वर्ग करतो. आणि त्या वर्गांना कठोर कायदे करणं ही महत्वाची गोष्ट आहे आणि त्या कायद्याची अंमलबजावणी होणं ही त्याहून महत्वाची गोष्ट आहे. मला असं वाटतं की फाईन जास्तीत जास्त वाढवले पाहिजेत. म्हणजे जिथे 1000 फाईन आहे तिथे 10,000 करा, म्हणजे मग जरब बसेल. कारण 10,000 एकदा गेले की माणूस विचार करू लागतो. जसं आपण म्हणलं फुकटात काही देणं उपयोगाचं नाहीये, तसं हे फाईन जर वाढवले तर मला वाटतं बऱ्यापैकी त्याच्यावर आळा बसेल. बरं, ज्यांना समजावता येत नाही अशी माणसं असतातच. आमचे इतिहासाचे मास्तर म्हणायचे, तू एखादं उत्तर नाही आलं की जवळ बोलवायचे, म्हणायचे काय नालायक आहे रे तू, तुझं म्हणजे जन्माला आले न मेले, फुकटचा हेलपाटा झाला. तर असा फुकटचा हेलपाटा घालणारी बरीच मंडळी आहेत. बरं, त्यांना समजावणार कसं? म्हणजे एका गावात एक फुटबॉलचा मॅच होता आणि एका मित्राला 2 पास मिळाले. मग तो दुसऱ्याला म्हणाला चल फुटबॉलची मॅच बघू. दुसऱ्याला फुटबॉल मधलं काही कळत नव्हतं. तो म्हणला मी नाही येत यार, मला नाही कळत ते. अरे म्हणला सोपा आहे गेम, मी सांगतो तुला तिथं गेल्यावर. चल म्हणला तुला चहा पाचतो, भजे खाऊ घालतो. याला वाटलं चला फुकट खायला मिळते तर जाऊ बघायला. दोघं बसले, मॅच सुरू व्हायला वेळ होता. मग ज्याला येत नव्हतं तो म्हणला हा सांग काय खेळ असतो. अरे सोपा आहे म्हणला, हे बघ या मैदानाच्या 2 बाजूला जे 2 चौकोन दिसते त्याला गोल म्हणतात. तर दुसरं म्हणलं आम्ही पागल आहेत का, चौकोनाला कसं काय गोल म्हणतात? आता म्हणतो तसं नाही रे, त्याच्यात बॉल गेला ना की मग गोल होतो. काही काय बोलायला लागला, बॉल आधीच गोल असतो, त्याच्यात गेल्यावर कसा गोल होईल? आता अशा माणसांना आपण समजवणार कसं?
बरं, त्यात दुसरं आपलं शहर म्हणजे पुन्हा विदर्भातलं, म्हणजे रामायणातली एक दंतकथा आहे. सीतामाई, प्रभू रामचंद्र, लक्ष्मण भैया चालले होते वनवासाला, आणि लक्ष्मण भैया सारखं ते सीतामाईकडचं ओझं द्या माझ्याकडे द्या, राम भैयाकडचं ओझं द्या माझ्याकडे द्या, असं चालले होते ते. मजल दरमजल करीत चालले. एका ठिकाणी आल्यावर लक्ष्मण भैयाने टाकलं बोचकं खाली. सायाचं मीच काय लय बोचकं घेऊ? तर सीतामाईला आश्चर्य वाटलं. त्यांनी प्रभू रामचंद्राला विचारलं, इतक्या वेळ तर लक्ष्मण भाऊजी बरे होते, अचानक काय झालं? प्रभू रामचंद्र म्हणले, विदर्भ आला वाटते. आता ट्रॅफिक पोलिसांचा जो ताण असतो, एकतर विदर्भातलं कडक ऊन, त्यात ते दिवसभर आपली ड्युटी निभावत असतात, आणि अशा ठिकाणी आरेरावी करणारी बरीच मंडळी आढळतात. म्हणजे मी 2-3 महिन्यापूर्वी एका ट्रॅफिक हवालदाराला एकाने फरफटत नेल्याची बातमी सुद्धा वाचली होती, आणि मला फार वाईट वाटलं होतं. म्हणलं इतका अमानुषपण कशामुळे आला असेल त्याच्यात? तर जी माणसं जीव तोडून ड्युटी करतात त्यांच्याबद्दल थोडंसं आपण आदर दाखवणं ही जास्त महत्वाची गरज आहे. आज इथे आपला कार्यक्रम हा कविवर्य सुरेश भटांच्या सभागृहात होतोय. म्हणजे त्यांच्याच भाषेत वेगळं हे सांगायचं, त्यांच्या गझलमधलं एक हे घेऊन, तर ते लोक होते वेगळे, घाईत जे गेले पुढे, मी मात्र थांबून पाहतो मागे किती जण राहिले. अशी अवस्था, अशी वेळ. संदर्भ मी इथे या सुरक्षा अभियानासाठी लावला त्याचा. तर मला असं वाटतं की प्रत्येकाची ते कर्तव्य आहे. आज मोहिते साहेब आहेत किंवा राजू वाघ आहेत, त्यांच्यासारखं, म्हणजे गडकरी साहेब म्हणाले तसंच त्यांचा आदर्श सगळ्यांनी घेणं ही महत्वाची गरज आहे. मी साहेब रस्ता सुरक्षा अभियानासाठी साधारण 10-12 वर्षापूर्वी हेवी व्हेकलसाठी एक फिल्म बनवलेली आहे शासनातर्फे. म्हणजे त्यांना वाहतुकीचे नियम कटाक्षाने सांगावेत असं मी केलं, आणि मला ते सातत्याने आवडतं. मी त्या फिल्म सातत्याने करतो. मला तुम्ही केव्हाही आवाज द्या, मी त्यासाठी अगदी विनामूल्य आणि माझा वेळ खर्च करून तयार आहे. कारण ही गोष्ट मला महत्वाची. ॲम्ब्युलन्सची सुद्धा मी जाहिरात केली, सरकारी ॲम्ब्युलन्सची. तर मला असं वाटतं की हे आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. कारण काय होतं की अपघात, म्हणजे युद्धामध्ये जितके लोक मरत नसतील किंवा एखाद्या महामारीमध्ये मरत नसतील, तेवढे आपल्याला वर्षाकाठी अपघातामध्ये मरतात. आणि हा अपघात न सांगून होणार आहे, नकळत होणार आहे. कारण तो क्षण कधी येईल ते सांगता येत नाही. साहिर लुधियानवींच्या भाषेत मैं पल दो पल का शायर हूं, तसंच आहे. तो पल कधी येईल ते सांगता येत नाही. तुम्ही विना हेल्मेट एक दिवस गडबडीनं बाहेर पडलात आणि अपघात झाला, तर तुमच्यावर अवलंबून असणारं कुटुंब उद्ध्वस्त होतं. कर्ता पुरुष जेव्हा जातो त्यावेळी त्या कुटुंबाकडे लक्ष कोण देणार, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. आता ह्या पॅन्डेमिक मध्ये कोविडच्या आपण सगळ्यांना एक सवय लागली, आपण उगाच सॅनिटायझरने हात धुत बसतो, मास्क लावत बसतो, हिंडतो, ही काळजी आपण घेतो. मग आपण दररोज बाहेर पडताना हेल्मेट घेऊन का बाहेर पडत नाही? त्यात पुरुषार्थ कसलाय, मी विना हेल्मेट गाडी चालवतोय हे? तर त्यामुळे काही नियम आपल्या सगळ्यांनी पाळणं ही अत्यावश्यकता बनलेली आहे. हायवेवर आता जसे जसे मोठे महामार्ग होत जातील तसं काय होत जाणार आहे, तसं ह्या नियमांची काटेकोरता आवश्यक आहे. बऱ्याचदा रेडियम नसलेले ट्रक जुने तसेच उभे असतात आणि एखादा भरधाव वेगाने येऊन आपटतो आणि त्याचा जीव जातो. तर मला असं वाटतं, किंवा अंमली पदार्थ, भांगेसारखे पदार्थ, दारूसारखे पदार्थ पिऊन ड्राईव्ह करणारे बरेच लोक आहेत, त्यांना कडक फाईन लावणं, त्यांना अगदी 5 पटीनं. मी असं म्हणतो की या देशातला लाच जर बंद करायची असेल तर त्या माणसाने जेवढी लाच घेतली त्याच्या 500 पट त्याच्याकडनं फाईन घ्या, आपोआप लाच बंद होईल. तसा हा फाईन जर 500 पट वाढवला तर मला वाटतं लोक अत्यंत सावधगिरीने वागू लागतील. परदेशामध्ये हेवी व्हेकल्सच्या मागे लिहिलेलं असतं, हा ड्रायव्हर जर वाईट चालवत असेल तर कृपया या नंबरवर संपर्क साधा. तसं आपल्याकडेही कंपल्सरी केलं पाहिजे जर वाईट पद्धतीने ड्रायव्हर चालवत असतील. बरं, नियम काटेकोर असून सुद्धा महामार्गांवर 3-3 लेन हेवी कंटेनरने अडवलेल्या बऱ्याचदा दिसतात, आणि त्यातून छोट्या छोट्या गाड्या भरधाव वेगाने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातूनही होणारे अपघात जास्त आहेत. आणि मगाशी गडकरी साहेबांनी सांगितलं ते महत्वाचं आहे की रस्त्यावरच्या खड्ड्यांना जबाबदार कोण, याचं कुणीही ह्याची जबाबदारी स्वीकारणार नाही याची मला खात्री आहे. तर मला असं वाटतं कधीतरी देव बोलला तर त्यालाच एकदा विचारून घ्या तुम्हीच ही जबाबदारी खड्ड्याची, असं म्हणायची वेळ आपल्यावर येईल की काय असं वाटू लागलं.
कारण रस्त्यावर मोठे मोठे जेव्हा खड्डे पडतात त्यावेळी ते वाचवण्याच्या नादात बाईक स्वारांचे बरेच अपघात होऊन बरेच बाईक स्वार जाताना आपण पाहत. तर मला असं वाटतं की आपण सगळ्यांनी समंजसपणे जन आक्रोशचं मनापासून अभिनंदन, कारण आम्हीही गेली 5-5.5 वर्ष ह्या सामाजिक चळवळीत आहोत, तर त्यामुळे आम्हाला तुमचं कष्टाचं हे कळतं आहे की किती आपल्याला जास्त कष्ट पडतात आणि किती मनापासून हे कार्य करावं लागतं याची जाणीव मला आहे. तुमचं अभिनंदन केवळ एवढ्यासाठी की गेली 10 वर्षापेक्षा जास्त काळ तुम्ही सातत्याने ही गोष्ट करता आहात आणि असे दीपस्तंभ समाजात उभं असणं ही फार महत्वाची गरज मला तरी वाटते. कारण ह्यातूनच नवीन तरुणांना इन्स्पिरेशन मिळेल आणि हे आपण बॅटन स्पर्धेसारखं, म्हणजे नाना पाटेकर म्हणतात तसं हे बॅटन रिले स्पर्धेसारखं आपण करायचं असतं. बॅटन घेऊन आपल्याला जमेल तेवढं आपण धावायचं आणि आपल्या पुढच्या गाड्याच्या हातात बॅटन देऊन मग आपण निवृत्त व्हायचं. तर ही अखंड प्रक्रिया चालू राहावी असं फार मनापासून वाटतं. चांगुलपणाची गोष्ट साधी अशी की एकदा एकनाथ महाराजांकडे एक माणूस गेला आणि तो म्हणाला, महाराज मला 2च प्रश्नांची उत्तर द्या म्हणला. एक म्हणजे तुम्ही एवढे मोठे महाराज आहेत तर मला सांगा माझ्या आयुष्यात पुढे काय, माझं भविष्य काय. आणि दुसरा प्रश्न, लोकांनी तुमच्यावर टीका केली, तुम्हाला शिव्या घातल्या तरी तुम्ही हसतमुख कसं राहता, त्यांना कसं काही बोलत नाही. तर एकनाथ महाराज म्हणले, तुझ्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की तुझं आयुष्य ह्याच्यानंतर 8च दिवस राहिले. त्यांनी पटकन नमस्कार केला, निघूनच गेला. तो पुढच्या प्रश्नाचं उत्तरच ऐकलं नाही. 8 दिवस झाले आणि 9व्या दिवशी त्याला जाग आली आणि त्याला लक्षात आलं आपण जिवंत आहे. म्हणला ही महाराजाचीच कृपा आहे, त्यांच्याच आशीर्वादामुळे जगलो. सकाळीच त्यांनी पेढे हारतुरे घेतले, महाराजाकडे घेतला, पायावर डोकं ठेवलं, म्हणला महाराज तुमच्यामुळे वाचलो, अशीच कृपादृष्टी आयुष्यभर ठेवा. महाराज म्हणले, काय केलं 8 दिवस तू? काही नाही म्हणला, सगळ्यांशी चांगलं वागलो, बायकोला मारलं नाही म्हणला 8 दिवसात, काय नाही. पोरं कोणत्या वर्गात जाते ते माहीत झालं म्हणला. भावाबरोबर जमिनीच्या तुकड्याचं भांडण होतं, त्याला देऊन टाकला तुकडा, घे म्हणलं, आयला मरायचं आपल्याला काय करायचं. महाराज म्हणले, कसं वाटलं? फार चांगलं वाटलं महाराज. तर महाराज म्हणले, असंच आहे, मी दररोज सकाळी उठलो की आपलं आयुष्य 8च दिवस आहे असं समजून जगतो, म्हणजे इतरांशी चांगलं वागायची प्रेरणा आपल्याला मिळते. तर आपलं जाणं हे आपल्या हातात नाही, आपलं येणं हे सुद्धा आपल्या हातात नाही. ही गोष्ट एकदा माणूस म्हणून आपल्याला रुजली की आपण माणूस म्हणून जास्त संवेदनशीलतेने वागू लागू याची मला खात्री वाटते. या सुरक्षा अभियानाचं ही औपचारिकता आहे, पण उरलेले 11 महिने त्याची काळजी घेणं हे आपल्या सगळ्या नागरिकांचं कर्तव्य आहे. मी 93 साली वसंतराव देशपांडे सभागृहात राष्ट्रीय युवक महोत्सवाचं सुवर्ण पदक मिळवलं होतं. तेव्हापासून नागपूरला नेहमी येतो. तर मला दरवेळेस कुणीतरी एक जण भेटतो नागपूरचा आणि म्हणतो, काय नागपूरला पहिल्यांदाच का? पण अलीकडच्या काळात मी दरवेळी रस्त्यांची प्रगती बघतोय तेव्हा खरोखरीच मी नव्याने नागपूरमध्ये आल्यासारखं वाटतं आणि त्याचं श्रेय गडकरी साहेबांना आहे. आणि एवढा विजनरी राजकीय नेता या गावाला, या शहराला मिळाला आणि या राज्याला मिळाला, ह्या देशालाही मिळाला, हे या देशाचंही भाग्य आहे असं फार मनापासून मला म्हणावं असं वाटतं. आणि साहेब तुम्ही जे सांगाल ते आम्ही निश्चितपणे करू, कारण तुमच्या ह्या सगळ्या बारकाईनं बघण्याला आमची मनापासून, आणि त्यातून तुम्ही मोकळा असणं ही जास्त महत्वाची गोष्ट आहे. ज्या प्रामाणिकपणे, कारण नेहमी निळू भाऊंना एकदा मी विचारलं, भाऊ म्हणलं तुम्ही आत्मचरित्र का लिहित नाहीत, म्हणजे आमच्यासारख्या नवीन मुलांना मार्गदर्शन होईल. तर भाऊ म्हणाले, असं असतं आत्मचरित्र लिहिताना आपल्याला बऱ्याच लोकांना दुखवण्याची आपली तयारी असली पाहिजे आणि फार प्रखर सत्य मांडण्याचीही तयारी असली पाहिजे. या दोन्ही असल्याशिवाय आत्मचरित्र मांडू नये. तर गडकरी साहेबांचं मी बोलणं ऐकतो त्यावेळी ते इतके बिनधास्तपणे बोलतात. माझ्याच कार्यक्रमात अस्सल पाहुणे इरसाल नमुनेमध्ये मी त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला आणि तेव्हाच त्यांनी धडाडकन असं स्टेटमेंट केलं होतं आणि ते खूप गाजलंही होतं देशभरात. तर मला असं वाटतं की एवढ्या मोकळेपणाने त्यांनी ह्या सगळ्या प्रगतीकडे पाहणं. आणि दुसरा हा जो कार्यक्रम आहे तो मला इतका आवडला, पडद्याचा आणि इथे उपलब्ध होण्याचा. मी गेली 10 वर्ष मी असं म्हणतोय की मराठी चित्रसृष्टीलाही याची गरज आहे, कारण पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नागपूर वगळता दिवसा नाटकाची परंपरा नाही आणि सगळीकडे हजार कॅपॅसिटीची नाट्यगृह आहेत आणि तिथे काही दररोज नाटक होत नाही. तर तिथे अशा प्रकारचे पडदे लावून जर मराठी सिनेमा दाखवला गेला तर प्रेक्षक संख्येत वाढ होईल आणि त्याचं तिकीट दर 40, 30, 20 असा जरी ठेवला आणि 10 रुपये जरी निर्मात्याला मिळाले
तर आमचेही दिवस बरे होतील अशी खात्री वाटते. कारण बहुतेक कार्यक्रमात माझं हेच जॅकेट असतं. तर बायको म्हणाली, अरे कुणाला तरी कोणीतरी बोलेल तुला एखाद दिवशी. मी म्हणेल नाही, मला लाल रंग आवडतो असं मी त्यांना सांगेल. पण हे दिवस बदलायचे असेल तर नाट्य चित्रपटगृह अशी जर संकल्पना झाली आणि आमचा प्रेक्षक वर्ग वाढला तर त्याचं फार महत्वाची गोष्ट होईल. पण आज या ठिकाणी मला आमंत्रित केलं आणि ह्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी मनापासून आभार मानतो. नाही तर बऱ्याचदा बोलण्याच्या ओघात किती वेळ गेलाय. कलावंताला माईक मिळालं की अवघड असतं ते. एका सभेत एक वक्ता असा बोलू लागला आणि लोक कंटाळले, म्हणले हा थांबतोय कधी आता. म्हणून लोकांनी कंटाळून टाळ्या वाजवायला सुरुवात केली. तर त्याला वाटलं बघा उशिरा का होईना दाद मिळतीये, म्हणून त्यांनी बोलणं आणखी रेटलं. थोड्या वेळाने त्याचं तोंड दुखू लागलं, घसा कोरडा पडला, तेव्हा त्याला लक्षात आलं आपण जरा जास्त बोललो. म्हणून तो म्हणला, माफ करा श्रोतेहो, घरातनं गडबडीत बाहेर पडलो आणि हातात घड्याळ बांधायचं राहून गेलं, त्यामुळे वेळ कळली नाही. ते एक जण उठला आणि म्हणला, घड्याळाचं राहू द्या, मागच्या भिंतीवरचं कॅलेंडर तर बघायचं. बोलण्याच्या नादात माझी अशी गडबड होऊ नये याची मी काळजी घेतो आणि मी हे माझं लांबलेलं मनोगत थांबवतो. जय जवान जय किसान.